हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट किया था। तो इस वीडियो में अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे। अपन ने यहाँ तक समझ लिया था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल से ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। सेल को किसने डिस्कवर करा था, सेल थ्योरी क्या होती है, कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और सेल का फंक्शन, सेल का साइज़, शेप, ये सब अपन ने समझा था। और लास्ट टॉपिक अपन ने ये पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर, कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसी प्रकार से हर एक सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इधर तक अपन ने पढ़ लिया था, और ये भी पढ़ लिया था कि सेल ऑर्गेनल्स ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बनाते सेल को, बिकॉज वही बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और लास्ट अपन ने चीज़ ये पढ़ी थी कि सारे सेल्स के अंदर सेम ऑर्गेनल्स होते हैं। यूकैरियोट्स की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिकॉज उन्हीं के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सही तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो सारे सेल्स के अंदर ऑर्गेनल सेम होंगे, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देकर फंक्शन को अलग अलग परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ। सेल किसका बना होता है, उससे पहले अपन थोड़ा सा सेल कितने टाइप के होते हैं वो समझ लेते हैं। सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब समझेंगे। प्रो मतलब प्राइमरी, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल्स जिसके अंदर प्राइमरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्राइमरी मतलब जो नाम से पता पड़ता है अपन को, जो पहले आया वाला न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो न्यूक्लियस के बेसिस पे रखा है कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आगे अपन को समझने में भी, आगे सारे अपने इसी अगर साइंस में अगर अपन आगे पढ़ेंगे तो अपने ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो बहुत बेसिक ही है, अपन को हमेशा दिमाग में याद ही होना चाहिए कि प्रोकैरियोट कौन होता है और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाकी कुछ भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। मेन बात यह है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होने के बावजूद इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। बस ये बात बिल्कुल मत भूलना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कुछ भी नहीं होता है, इसके अंदर सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल को अच्छे से समझने के लिए अपन ने उसको तीन पार्ट्स में अपन उसको समझेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इस वीडियो में अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में समझेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का आउटर मोस्ट लेयर है जो उसको बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करता है। outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from outer environment. नेक्स्ट आता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर अपन इसको कह सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये हर किसी मटेरियल को मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर और सेल से बाहर ऐसे आने जाने नहीं देगा। आने जाने देता है लेकिन सेलेक्टिवली देता है, यानी कि किसी को जाने देगा किसी को नहीं जाने देगा, ऐसा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बारे में अपन हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। अपन को बस इतना अभी यहाँ पर समझना है, ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सबको जाने नहीं देता है, ना ही सबको आने देता है। किसी किसी को जाने देगा, किसी को नहीं जाने देगा, मटीरियल्स को। नेक्स्ट आता है ये जो मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग, उस मूवमेंट को अपन दो प्रोसेस में अपन समझेंगे, डिफ्यूजन के अंदर और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन बहुत सिंपल होता है वैसे। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इधर जो मॉलिक्यूल्स है ये कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से। जबकि ऑस्मोसिस जो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो भी सिर्फ स्पेशली वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर होता है ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। अगर अपन इसको डेली लाइफ के अंदर एग्जाम्पल में समझते हैं तो जैसे परफ्यूम है, एक पूरे रूम में अपन एक जगह पे परफ्यूम लगाते हैं तो वो पूरे रूम में थोड़ी सी देर में फैल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज़ हो गए। क्या हो गया? वो डिफ्यूज़ हो गए एकदम पूरी की पूरी। या अपन इसको अगर अपन इसको ना
डिक्शनरी में अगर देखते हैं डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, तो उसमें ये लिखा होता है कि कोई गैस है वो किसी लिक्विड के साथ में या फिर कोई और दूसरा और किसी फॉर्म ऑफ मैटर के साथ में मिक्स्ड हो जाता है, उसको ही बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे अगर अपन एक ग्लास लेते हैं, उसके अंदर पानी है, और एक इधर अपन ने लिया शुगर ले लिया या फिर सॉल्ट ले लिया। जब अपन सॉल्ट को ग्लास ऑफ वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि सॉल्ट जो हो गया वो वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हो गया, बिकॉज वो मिक्सअप हो गया ना। सॉल्ट सॉलिड के अंदर था और अपने पास में वाटर लिक्विड में था, वो दोनों मिक्सअप हो गए, इसी को अपन डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर अपन सेल की बात कर रहे हैं, सेल की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका अगर सेल के आसपास अगर अपन एक एग्जांपल देखते हैं तो वो है डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जब एक सेल लिविंग है, सारे सेल लिविंग होते हैं, डेड सेल्स की अपन यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, डेड सेल्स भी होते हैं, आई एम सॉरी, सारे सेल्स लिविंग नहीं है, डेड सेल्स भी होते हैं। जिस तरह से अपने कुछ सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं, कुछ डेड सेल्स होते हैं, वो टफ सेल्स होते हैं, डेड सेल्स भी होते हैं। लेकिन लिविंग सेल्स की अगर बात करते हैं तो वो लिविंग क्यों है, बिकॉज इट्स टेकिंग फूड ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट तो बाहर निकलेगा। तो वो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको अपन क्या मानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मानते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाता है। अगर अपन किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मान लेते वो वाटर मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ चुका है। अब जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ चुका है, इसके पास में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, व्हाट, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एंड बाहर मीडियम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, एंड अपने पास में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो ईजीली अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो जाएगा बाहर की तरफ, इसी को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। और गैशियस एक्सचेंज के अंदर डिफ्यूजन जो गैशियस जो एक्सचेंज होती है वो सिर्फ डिफ्यूजन के जरिए हो सकती है। नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन के अंदर सेमी परमिएबल होना नेसेसरी नहीं है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा तो भी चला जाएगा, मतलब हायर से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मूवमेंट हो जाएगा, अगर नहीं भी हो तो भी हो जाता है। ऑस्मोसिस जो होता है इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि जो इधर से इधर, जैसे अगर जो टी का बैग होता है, अपन चाय पीते हैं ना, उसमें ना मिल्क होता है, एंड अगर उसमें ग्रीन टी की अगर बात कर लेते तो उसके अंदर चाय पत्ती और वो वगैरह सब होता है, एंड उसको बैग के अंदर जब थ्रेड से लगा हुआ रहता है, उसको जब अपन मिल्क के अंदर रखते हैं, वो कैसा मेम्ब्रेन है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बिकॉज मिल्क उसके अंदर आ जा सकती है, वही होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, इसके अंदर स्पेशल यही है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ, इसीलिए इसको अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लांट के जो रूट्स है, प्लांट के जो रूट्स हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से। सॉइल के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए तो अपन को प्लांट को पानी पिलाना होता है बार बार। तो सॉइल के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है एंड अपने पास में प्लांट को वाटर की नेसेसरी है, तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर वाटर की कमी है। तो वो क्या करेगा, रूट्स के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उनके सेल्स के अंदर, एंड वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से, जो हायर कंसंट्रेशन के अंदर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, एंड वहाँ से अपने पास में रूट्स के अंदर एंटर करता है, जिससे और आगे अपने पास में मूव करके ऊपर तक लीव्स तक आता है। वो तो अपन को आगे पढ़ेंगे कि उसके अंदर रूट प्रेशर और वगैरह वगैरह सब होता है वाटर को ऊपर जाने के लिए। अभी तो अपन को सिर्फ ऑस्मोसिस ही पढ़ना है। अब अपन डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, यानी कि जब अपन सेल को कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर एक नॉर्मल सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के ऊपर क्या फ़र्क आता है उसको अपन को समझना है। सॉल्यूशन जो होता है, 3 टाइप के सॉल्यूशन अपन को समझना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि जब सेल को ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो डाइल्यूटेड है, ऐसा सॉल्यूशन जो डाइल्यूटेड है एज़ कम्पेयर टू सेल। डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, सोल्यूट का अमाउंट कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है।
वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर नमक पानी अपन ने बनाया और उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपन को नमकीन लग रहा है, तो उसके अंदर जब अपन बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं तो उसका जो नमकीन होता है वो कम हो जाता है। तो वो क्या हो गया, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। जब सोल्यूट का अमाउंट कम होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, उसको अपन बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो मीडियम यहाँ पर अपने पास में कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि जिसके अंदर अभी यहाँ पर अपन सॉल्वेंट जो है वो वाटर ले लेते हैं। वाटर को अपन एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो वाटर जो है वो सेल के अंदर से ज़्यादा बाहर ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी कि सेल के अंदर जितना वाटर प्रेजेंट है, मान लेते हैं सेल के अंदर 25% वाटर प्रेजेंट है, सेल के अंदर 25% वाटर प्रेजेंट है। ये अपना सेल है, इसके अंदर 25% वाटर प्रेजेंट है, एंड बाहर अपने पास में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 75% वाटर प्रेजेंट है, बाकी जो मटेरियल है और कुछ उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है जो अपने पास में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वाटर आराम से यहाँ आ जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। वाटर जब इसके अंदर एंटर कर जाए तो फूल जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर मूव्स इनसाइड द सेल एंड सेल स्वेल्स। तो इसको बोलते हैं अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जब सेल के कंपैरिजन में उसके अंदर जो मीडियम है, उसके चारों तरफ जो मीडियम है, वहाँ पर वाटर का कंटेंट कम होता है सेल के अंदर, सेल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या है, 75% वाटर कंटेंट सेल के पास में, बाहर जो मीडियम है उसके अंदर सिर्फ 25% वाटर का कंटेंट है। तो यहाँ से ये यहाँ पर चला जाएगा, हायर से लोअर में ही जाएगा, यहाँ से तो यहाँ नहीं आ सकता, हमेशा हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जाएगा। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अपन को पता होनी चाहिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर से लोअर में ही जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपने पास में हायर से लोअर चला जाएगा। और अगर इसके अंदर से पानी बाहर निकल गया, इसके अंदर से जब पानी बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल एंड सेल श्रिंक्स। नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर जितना अमाउंट ऑफ वाटर है, इसके अंदर मान लेते हैं 75% वाटर कंटेंट है, तो इसके अंदर भी, बाहर मीडियम के अंदर भी 75% वाटर कंटेंट होता है, तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। हायर से लोअर कोई कॉन्सेंट्रेशन मीडियम तो बननी चाहिए ना, एक हायर और लोअर, तब जाके वाटर का मूवमेंट होगा सेमी परमेबल के अलॉन्ग, ऐसे तो नहीं होने शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर हायर लोअर कंसेंट्रेशन ही नहीं है, इसीलिए वाटर डज नॉट मूव, वाटर मूव ही नहीं करता है। एंड सेल के साइज़ के अंदर भी कोई चेंज, सेल के जो साइज़ होता है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज नाम भी थोड़ा आसपास लगता है। तो इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, हिप्पोपोटामस जो होता है वो मोटा होता है, फुला फुला सा नहीं लगता। तो सेल स्वेल्स यानी हिप्पोपोटामस मोटा होता है और वो सेल भी स्वेल हो जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो हिप्पोपोटामस, तो इससे अपन याद रख सकते हैं सेल स्वेल हो जाता है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर किसी सेल को रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि अगर एक सेल है उसको हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसके कारण सेल जो है वो स्वेल हो गया, तो सॉल्यूशन कौन सा था बताओ। तो ऑप्शन में आपको ये 3 ऑप्शन और एक और ऑप्शन दे देंगे, तो आपको इसमें से पता होना चाहिए। हाइपो और हाइपर में कंफ्यूज मत होना। हिप्पोपोटामस सेल को मोटा कर दिया, यानी कि वो कौन सा सॉल्यूशन हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर नहीं। हाइपर के अंदर सेल श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट इसी को डायग्राम में बता रखा है, ये एनिमल सेल की बात चल रही, बिकॉज प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उसका आगे अपन डायग्राम समझेंगे, ये एनिमल सेल की बात है। तो यहाँ पर अपना सेल मेम्ब्रेन है और ये मेरे पास में वैक्यूल है। आपको पता होगा वैक्यूल के अंदर ही सबसे ज़्यादा, वैक्यूल के अंदर सब वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, एंड वेस्ट मटेरियल नहीं मतलब हाँ वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं। और वैक्यूल के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है वो वाटर ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये कौन सा है अपने पास में, सेल मोटा सा लग रहा है, तो ये कौन सा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ, वाटर अंदर एंटर कर रहा है। ये वैक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म है और ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सेल का शेप वैसा का वैसा, बिकॉज बाहर जो मीडियम है उसके अंदर सेम वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है, तो कोई कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं बन रही है हायर से लोअर, इसीलिए वाटर भी मूव नहीं कर रहा है। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सेल जहाँ श्रिंक कर गई, बाहर जो मीडियम रखा है उसके अंदर पानी का अमाउंट कम है, इसके अंदर पानी का अमाउंट कम होने के कारण यहाँ से यहाँ चले जाएंगे ये वाटर, बिकॉज वाटर हमेशा हायर से लोअर ही जाएगा। कोई सा भी मॉलिक्यूल जो होंगे वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करते हैं, कोई भी ऑपोजिट
इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर सेल अपने पास में श्रिंक हो गया। ये देखो वैक्यूल कितना छोटा हो गया, इसके नॉर्मल के कंपैरिजन में देखें तो भी ये कितना छोटा हो चुका है। तो इससे इसका साइटोप्लाज्म भी श्रिंक हो रहा है एंड उसी के साथ साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी श्रिंक हो रही है। तो सेल का शेप ही पूरा सिकुड़ा हुआ लग रहा है एंड इसके अंदर फुला हुआ लग रहा है, इसके अंदर वैसा का वैसा प्रेजेंट है। अब आता है थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और अपन समझ लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो आराम से ऐसे अगर किसी बलून को लेते तो यहाँ दबाते तो सब जगह से दबता है ना, वैसे समझ लो आप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है जो लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एनेबल्स इट टू इनगल्फ फूड एंड अदर एक्सटर्नल मटेरियल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। जैसे अगर अमीबा की बात करते हैं, अमीबा के अंदर पता है अपन को वो किससे मूवमेंट करता है, सूडोपोडिया से मूवमेंट करता है। तो सूडोपोडिया किसका है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने के कारण ही वो सूडोपोडिया शो कर रहा है। तो यहाँ अपने पास में एक फूड मटेरियल है, जैसे इसको फूड मटेरियल पता है मिल जाता है तो वैसे इसके उसके चारों तरफ सेल अपने पास में ऐसे फॉल्स लेग्स। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स लेग, मतलब ये असली लेग नहीं है, ये इसका झूठा लेग है, ठीक है। तो बिकॉज ये क्या है, सेल ही है। लेग मतलब उसका सिर्फ फंक्शन क्या होना चाहिए, दूसरा फंक्शन नहीं होना चाहिए सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करने का, वैसा नहीं होता है ना। ये तो पूरा सेल ही है, सेल में से एक अकेले जब इनको ज़रूरत पड़ती तब ये बाहर निकल के आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, फॉल्स लेग हुआ। ये अपने पास में फूड मटेरियल है, उसके चारों तरफ ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया एंड फूड अंदर आ गया। इसी को अपन बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण ही तो ऐसे मूव कर रहा है। सेल वॉल की अगर बात करते हैं, सेल वॉल अपने पास में रिजिड होता है तो वो ऐसे मूव नहीं कर सकते, ऐसे यूं कैसे भी मुड़ नहीं सकता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण ऐसे मूव कर रहा है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर रहा है एंड फूड को एनगल्फ कर रहा है। अमीबा के अंदर खाना खाने का सिर्फ यही तरीका है। अमीबा के पास में कुछ हाथ और मुंह नहीं है ऐसे निकाल के खाने के लिए, उसके पास में खाने का सिर्फ यही तरीका होता है, एंडोसाइटोसिस। इसको समझ लेना, एंडोसाइटोसिस। फूड को एनगल्फ करने के लिए, और बाहर के कुछ भी मटेरियल जो इसको चाहिए होता है अमीबा को, अदर एक्सटर्नल मटेरियल, तो उनको एनगल्फ करने के लिए सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करके जो एनगल्फ करते हैं उसको अपन बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट आता है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर सेल वॉल होता है, इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके जस्ट बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। तो सेल वॉल प्रेजेंट क्यों है वैसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकेले था तो क्या सही नहीं चल रहा था? ऐसा नहीं है। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है जो उसको रिजिड बनाती है, जबकि अपने पास में सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? दोनों में याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना है, सेल वॉल किससे बना हुआ है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना हुआ है, जबकि सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ है जो उसको रिजिड बनाता है। तो रिजिड होके इसने कर क्या लिया? इसने क्या किया? इसने स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दिया प्लांट सेल्स को एक शेप, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखने की एबिलिटी प्रोवाइड करी है। अब जैसे अपन ने एनिमल सेल के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया था ये एनिमल सेल्स के बारे में, ये तीनों मैंने एनिमल सेल्स के डायग्राम बनाए हुए हैं। तो अब प्लांट सेल्स के अपन पढ़ते हैं, इनको अगर डिफरेंट सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? व्हेन प्लांट सेल्स आर केप्ट इन hypertonic solution, they show plasmolysis, that is the cell or plasma membrane shrinks inside the cell wall without showing any change in size। यानी कि जब अपन एक प्लांट के सेल को, एक लिविंग प्लांट के सेल को जब अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब बाहर अपने पास में मीडियम कंसनट्रेटेड है, बाहर अपने पास में वाटर का लेवल कम है, तो इसलिए यहाँ से वाटर बाहर चले जाएंगे। ये रहा H2O का वाटर अपने पास में कहाँ जा रहा है? बाहर मूवमेंट हो रहा है। तो इससे वहाँ पर अपन ने कैसे पढ़ा? ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इधर श्रिंक करने लग गया, बिकॉज इसके बाहर कोई लेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी अपने पास में सेल वॉल प्रेजेंट है। यहाँ पर ये क्या है?
ये इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। और ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो ऐसे श्रिंक कर रहा है पूरा अंदर, जो ये सिकुड़ के जा रहा है, ये पूरा इसका सेल मेम्ब्रेन है जो सिकुड़ रहा है। इसी को अपन बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सिंपल। एक और बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे या फिर अपनी बुक से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। When plant cell kept in hypotonic solution, the cell swells, building up pressure against cell wall. The cell wall also exerts pressure, but no greater change in shape. यानी कि जब अपन प्लांट के सेल को ही, लिविंग प्लांट के सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी कि इसको फुला रहे हैं, हाइपोपोटेमस, इसको फुलाना है अब सेल को, तो बाहर कैसा रखना है? बाहर अपन को डाइल्यूट सॉल्यूशन रखना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन बाहर अपने पास में प्रेजेंट है, तब वाटर अंदर एंटर करता है। वाटर क्या करेगा? वाटर अंदर एंटर कर रहा है। वाटर जब अंदर एंटर करेगा तो अपन ने यहाँ पर कैसे समझा कि यहाँ पर सेल स्वेल हो जाता है, सेल स्वेल हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेल स्वेल हो गया, लेकिन बाहर अपने पास में एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। बाहर अपने पास में एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण वो और उसको फूलने नहीं दे रहा है। तो इधर दोनों के बीच में क्या आ गया? प्रेशर आ गया। ये यहाँ से पानी अंदर लेके मोटा होके अब ये प्रेशर लगा रहा है सेल वॉल के ऊपर, और सेल वॉल रिजिड होने के कारण वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है कि नहीं, मैं तो तुझे और आगे जाने नहीं दूंगा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाए बैठे हैं। तो क्या हो गया? अब यहाँ पर सेल वॉल वैसी की वैसी है ना, सेल वॉल तो अपने पास में फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो ऐसा फूलेगी, कभी छोटी होगी, श्रिंक होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये वैसा का वैसा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सेल के शेप के अंदर कोई ज़्यादा चेंज अपन को देखने को नहीं मिलता है। Hence, plant cells are more tolerant to change in the medium than animal cells. तो यही बात है कि यहाँ पर सेल वॉल होने के कारण, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होने के कारण ये जो सेल्स होते हैं, प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, वो ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं। कब? जब मीडियम के अंदर कोई चेंज होता है, मीडियम के अंदर जो कोई चेंज होता है, तो ये वाले सेल्स यानी कि प्लांट के सेल्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, वो ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं, इजीली बर्स्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर अपन यहाँ एनिमल सेल की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा ही डाइल्यूट सॉल्यूशन रख दोगे तो पानी अंदर एंटर कर जाएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, सेल बर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर जो प्रेशर आता है इसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं, जो प्लांट सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, और ये वही उसी नाम से है, टर्जिड सेल बोलते हैं इसको प्लांट्स के अंदर। तो ये क्या होते हैं, प्लांट सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं। ज़्यादा टॉलरेंट मतलब वो ज़्यादा बियर अप कर सकते हैं कि तुम पानी इतना भी हमें दो, सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण ये ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं कि मीडियम के अंदर कोई चेंज हो जाए। जैसे मान लेते हैं कोई जब कोई प्लांट की सेल को अचानक से बहुत ज़्यादा पानी मिल गया, तो किस में बदल गया? वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बदल गया। तो बहुत सारा वाटर सेल के अंदर एंटर कर गया ऑस्मोसिस के जरिए। अब जब बहुत सारा वाटर अंदर एंटर कर गया तो मतलब फटाफट से ये बर्स्ट नहीं हो जाएगा। जैसे अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल जब नहीं है तो वो ईजिली बर्स्ट हो जाता है, लेकिन ये जल्दी बर्स्ट नहीं होगा, तो ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं। थैंक यू।